डीएसएलआर कैमरा और मोबाइल फोन कैमरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंसर जो आपकी लाइट को रिकॉर्ड करता है। ये हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट? अब ये जो यस। लाइट को रिकॉर्ड करने वाला सेंसर होगा, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी लाइट आपके लेंस की तरफ आपके कैमरा के अंदर आ रही है, उस लाइट को ये सेंसर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कैप्चर करता है। अब वो जो सेंसर है उसमें पिक्सेल्स होते हैं, तो हमने जैसे कल भी अंडरस्टैंड किया था, तो वो कैसे कैप्चर करेगा, वो आपके RGB तीन कलर्स की जो वैल्यूज है उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो सिंपल आपको मैं अगर बताऊं तो जो सेंसर रेजोल्यूशन है वो कैसे होता है, तो जैसे अगर ये सेंसर मेरा है, इस सेंसर की साइज कितनी होगी, 36x24 mm, मैंने जैसे आपको बताया था, ये फुल फ्रेम का सेंसर मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 36x24 mm का जो ये आइकॉन है, इस आइकॉन को अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा कैमरा 30 मेगापिक्सल का है, DSLR पे 30 मेगापिक्सल का है, और वहां पर जो सेंसर साइज है ये फुल फ्रेम का है, तो उस वक्त कितने सेंसर्स रहेंगे, तो 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल्स। 1 मेगापिक्सल मतलब 10 लाख पिक्सल का 1 मेगापिक्सल बनता है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये सेंसर है, इसमें क्या करोगे, इस सेंसर का रेजोल्यूशन कंपनी जो है वो दे देती है। वो कंपनी कितना बताती है कि जो भी मेरा सेंसर है, उस सेंसर का रेजोल्यूशन है जैसे 6720 पिक्सल्स इससे हॉरिजॉन्टल और 4480 पिक्सल्स वर्टिकल। तो अब क्या होगा कि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 3 करोड़ 10 लाख 5,600 पिक्सल। तो इतने सेंसर पे बारीक बारीक डॉट्स होते हैं जो एक सीधे लेवल से अलाइन किए होते हैं। अब ये जो 3 करोड़ 10 लाख 5,600 जो है ना, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 30.1, दैट इज 30 मेगापिक्सल मेरा कैमरा का सेंसर है। तो अब क्या होगा कि अगर ये 30 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसमें 3 करोड़ पिक्सल्स ऑलरेडी कंपनी ने बिल्ड कर दिए है जो लाइट कैप्चर करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, अब आपको मैं और एक लेमैन लैंग्वेज का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मैं कल सोचता हूँ कि मैंने क्लासेस लेना बंद कर दिया और मैं गाँव में जाके अभी खेती करने वाला हूँ। तो मेरे पास 1 एकड़ के 2 टुकड़े हैं, 1 एकड़ के 2 जमीनें हैं सर। अब मैंने क्या किया, 1 एकड़ के जो भी मेरा ये लैंड का एरिया था, उस 1 एकड़ में मैंने 10 आम के पेड़ लगाए, ठीक है, 13 आम के पेड़ लगाए। तो दूसरा जो एकड़ है वहां पर मैंने 100 पेड़ लगाए, करेक्ट। अब जो पहला एकड़ वाला है वहां पर 10, अगर 10 पेड़ है तो बहुत ऑब्वियस वहां पर जो आम मिलने वाले हैं या जो भी फल मिलेंगे, नंबर ऑफ साइज कम रहेगा, राइट। तो वहां पर जो भी फल आएंगे 10 पेड़ पे फल आ रहे हैं। लेकिन सेकंड वाला जो है वहां पर आप देखोगे तो 100 पेड़ है, 100 पेड़ का बहुत ज्यादा आपका डेटा हो जाएगा। तो वैसे ही सेंसर में होता है कि जितना ही सेंसर का साइज है ना, उसमें पिक्सल्स होते हैं, तो वो इंडिविजुअल पिक्सल का साइज कितना है उसके हिसाब से आपका जो इमेज क्वालिटी है वो डिपेंड किया जाता है। जैसे अगर ये 3 करोड़ पिक्सल मैं 1 एकड़ की जमीन में रखता हूँ और यही 3 करोड़ पिक्सल में एक स्क्वायर फीट में फिट करने की कोशिश करता हूँ, तो कौन से इसमें ज्यादा छोटे पिक्सल होंगे, जो स्क्वायर फीट वाला जगह है वहां पर। तो ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल फोन अगर देखोगे तो मोबाइल फोन में जो सेंसर है ना ये वाला, तो ये सेंसर बहुत छोटा होता है, अराउंड 1 सेंटीमीटर। ये जो सेंसर आप मोबाइल फोन में देखते हो ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये फोर बाय यस। फाइव फोर इंटू 3.42 mm का सेंसर होता है। लेकिन उसमें अगर आप बोलते हो कि मेरा 108 मेगा पिक्सल का कैमरा है, तो 108 मेगा पिक्सल है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पिक्सल्स कितने होंगे, 108 मेगा पिक्सल, पिक्सल्स कितने होंगे, ये 10 लाख मल्टीपल। अराउंड 10 करोड़, 30 मेगापिक्सल मतलब, राइट, वही, करेक्ट। तो अभी हमने जैसे देखा था 30 मेगापिक्सल मीन 3 करोड़, तो 108 मेगापिक्सल मीन टेन 10 करोड़। लाख पिक्सल, 10 करोड़ 80 लाख पिक्सल। इतने छोटे से सेंसर में अगर उन्होंने फिट किए हैं तो इंडिविजुअल सेंसर का साइज कितना रहेगा, बहुत छोटा। और उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है, जो भी लाइट वहाँ पर कैप्चर होने वाला है, वो लाइट भी बहुत कम कैप्चर होगा। तो दैट इज द रीजन जब मोबाइल फोन में हम कोई इमेज लेते हैं तो इमेज आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन की जितनी साइज है वहां पर तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप उसको जूम करोगे तो वो थोड़ा सा ब्लर होने लग जाता है, हाँ। करेक्ट। तो उसका लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप वही एक 30 मेगापिक्सल या 14 मेगापिक्सल या DSLR कैमरा से फोटो लिया आपने, जहाँ पर सेंसर उसका बड़ा है, बिग साइज है,
तो बहुत ऑब्वियस वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। और वो जो इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको जूम करते हो तो वो इमेज फटेगा नहीं, वो इमेज का क्वालिटी जो है वो रिटेन होता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा सेंसर अगर आपका है तो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड होने वाली है। ये उसका पीछे का लॉजिक है। तो इसके लिए जितने भी आपके कैमराज होते हैं, हर कैमरा में जो सेंसर अवेलेबल है उस सेंसर के हिसाब से कैमरा का जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। और मैक्सिमम बड़ा अगर सेंसर है तो वो तो उसको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। छोटा अगर सेंसर है तो उसको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट है वो कम होता है। तो जिससे आप यहाँ पे देखोगे ना तो अभी हमारे लिए टोटल 3 टाइप के जो सेंसर से उनको सबको समझना है कि जो फुल फ्रेम जिसका साइज होता है 36:24 mm, सिंपल जो आइडियल है फोटोग्राफी के लिए। उसके पहले एक आता है छोटा सेंसर दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप सेंसर। क्रॉप सेंसर का साइज कितना होगा 23:14, ये वाला क्रॉप सेंसर जिसको बोलते हैं एपीएससी। एपीएससी का फुल फॉर्म है एडवांस प्रोटोटाइप सिस्टम सी। तो ये जो सेंसर है ये हमारे जो भी बिगिनर लेवल के कैमरा होते हैं ये वाले, इसमें सेंसर साइज होता है मतलब फुल फ्रेम से हाफ साइज 1.5 गुना छोटा होता है। ये 1.5 टाइम्स स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम सेंसर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डेटा है कम रिकॉर्ड होगा। अगर आप फुल फ्रेम से कोई इमेज कैप्चर करें तो उसमें डेटा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। ये नॉर्मली सबके पास होता है जी, APS-C C1। एपीएससी सेंसर के जो कैमराज है ना वो ज़्यादातर आपको एडवांस लेवल बिगिनर लेवल के जो भी हमारे कैमरा होते हैं ना तो सारे के सारे एपीएससी सेंसर के कैमरा होते हैं। इसमें सेंसर साइज छोटा होता है एज कम्पेरेटिवली अपना जो बिगिनर लेवल की है जो हमारा फुल फ्रेम सेंसर है। बिगनर लेवल के लिए ये 4x3 वाला होता है। नहीं ये कैसे कैमरा तो सारे सेगमेंट अलग अलग है। लाइक अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा कैमरा ले रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस फैक्टर, वो प्राइस फैक्टर के हिसाब से उसके सेंसर साइज डिफरेंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं एक 20-25 हज़ार वाला कोई कैमरा ले रहा हूँ तो इसमें अगर एपीएस सेंसर का कैमरा है तो बहुत ऑब्वियस वहाँ पर जो सेंसर साइज है उस सेंसर साइज का एग्जैक्टली डायमेंशन कितना होगा 23:16 mm का, जो लेस डेटा रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं फुल फ्रेम जो बोलता हूँ ना कि फोटोग्राफर जो मैक्सिमम प्रोफेशनल फोटोग्राफर यूज करते हैं दे यूज फुल फ्रेम कैमरा। तो फुल फ्रेम कैमरा जो है उसका सेंसर साइज 36:24 mm जो ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड करता है फोटोग्राफी के लिए आइडियल माना जाता है। और तो कैमरा में बेसिकली अगर हम बिगनर लेवल पे भी हैं तो हम किसी भी उसके सेंसर का ले सकते हैं। बट मेन है कि हमें उसे शुरू से सीखना है। बिगिनर लेवल पे भी आप हो तो इनिशियली आप क्रॉप सेंसर या फुल फ्रेम अगर आपको बजट कम है तो आप डायरेक्ट फुल फ्रेम भी ले सकते हो या फिर आप क्रॉप सेंसर के पहले चालू कीजिए क्योंकि हमको पता चल रहा है कि फिलहाल टेक्निकलिटीज क्या है हमके जो कैमरा के बटन्स वगैरह है वो कैसे काम कर रहे हैं। एक बार आपको वो समझ में आ गया देन जैसे आपके पास अमाउंट आते जाए वैसे उसे अपग्रेड करते जाते हो। बाद में आपका जो फुल फ्रेम है आपने फुल फ्रेम पे जाके वहाँ पर जम किया तो फुल फ्रेम में आपके जितने भी इमेजेस वगैरह है वो कैप्चर होना चालू हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर एक इमेज हमारे पास इसको हम लोग देखते हैं ये वीडियो एक बार प्ले करके। A lot of people ask me about sensor size. What do the different sizes mean? What size is best for photography, landscape photography, portrait photography, and so on. There are a lot of rumors on the internet about sensor size, so I thought let's make a video. And I have 3 different cameras here with 3 different sensors. I have one APS-C camera. You can see this here, it's the A6000 by Sony. I have a full frame camera. This is the A7R II, my mainly landscape photography camera. And because it's mirrorless, you can actually see the sensor. If you never have seen a sensor, that's what it looks like. And then we have the beast, the Phase 1 XF medium format, and I can show you the medium format sensor. It's a huge... ये वाला जो सेंसर होता है ये सबसे बड़ा सेंसर होता है। इसका अगर आप साइज देखोगे तो फुल फ्रेम से भी ऑलरेडी 1.5 टाइम्स से बड़ा है। Huge sensor, and actually the whole back thing here is this sensor. But because showing sensors and understanding sensors are 2 different things, so I made some nice preparation. This is a medium format sensor size. This tiny thing here is a full frame sensor size. This tiny thing is an APS-C sensor size. And
This tiny little thing is a Micro Four Third sensor size. And seeing all of them over each other makes you understand how different the size actually is. What does it mean now in photography? I show you a quick example. I will now take the same shot with 3 different sensor sizes. I will start with the A6500 APS-C camera, and I will now just focus that little flower here in the foreground. I'm on 110 millimeter f4 and something around the 320s of a shutter. Let's take the image. Okay, that's the APS-C image. And as you can see, the background is very nice and very blurry. And that is because of the 110 millimeter. But the whole frame is very close, so we see the flower and a bit of a blurry background. Now let's take the same shot with a full frame camera. 110 millimeter full frame sensor. I take the exact same image. I'm sitting on the same place, but now on full frame focus. The settings are the same, f4 and so on. And I take the image. All right. And as we can see now already, we have the same nice blurry background, we have the same flower, but we have more blurriness in the image. And with more, I don't mean that it's blurrier, but you have actually more of the size of the blurriness in the image because the sensor itself is bigger. And when I now take the same shot with my monster here, the Phase 1 XF medium format sensor camera, I'm on f4, I'm on a 320s of a shutter, 110 millimeter, just the same like with the other cameras. But when I now take the same shot from the exact same position, focus on the tiny flower here, you can see that you get much more of the image with the same distance of me to the subject, in this case, the flower. And that is actually the difference of the different sensor sizes. You don't get a more blurry image, but you can see more, and that's why most of the people think with a bigger sensor you get a more blurry image. And actually you get a more blurry image, but you get more of the image and not more blurriness. Why is this now important? Yeah, let's think you take a portrait and not a flower shot, and you want to have 1 or even 2 persons in the frame, and you want a nice blurry background. When you now use an APS-C camera with, let's say, a long lens, you have to go very far away to get both of the people in the frame, and because you are far away, the background will not be that blurry anymore. You can take a more wide-angled lens, then you have both of the people in the frame, but the background then is not that blurry anymore. And that's why the huger the sensor, the nicer the image and the more special the look of the image usually is. That's one thing about sensor size. A second thing is image quality. Because imagine you have, let's say, 24 megapixel, that means 24 million pixel. Imagine a pixel like a sand cone. You have 24 million sand cones and you want to place them on a full frame sensor. That will fit because there is plenty of space. But now take the same 24 million sand cones and try to place the same sand cones on this tiny sensor. What happens now? Everything is squeezed more together, everything gets tinier. Maybe the sand cones are not sand cones, but tiny sand cones now, and you have 24 megapixels, 24 million pixels, but you now squeezed them on that tiny little sensor. And that usually is a lack of image quality then. What is amazing about a bigger sensor is as well that you have a better noise performance. Because imagine maybe the 7S2 or 7S by Sony. You have only 12 megapixel on that huge sensor size, and that's why you can put the ISO up a lot, because the pixel itself have plenty of space and are more sensitive to the light, and then get a better noise performance. And you can put the ISO up on this camera till 400,000, but usable maybe till 80,000
1000, and that's great in low light. And now you might think, okay, then a medium format camera will be nice in low light as well, and that is actually not the case, because you have 100 million pixel on this sensor. It's a huge sensor, but it has to store 100 million pixel, and that's why this camera, for example, has a native ISO of 35, which is very low and not that sensitive, but can go up till, on a usable quality, maybe 1600, 3200, something like this. Everything over that ISO value is just grainy and not usable anymore. But if that huge sensor would only have like 12 megapixel or even 24 megapixel, then it would be amazing. But of course, the bigger the sensor, the more expensive it is, because when you imagine you have one piece of great sensor and get this size out of it, or you can cut from the same sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensors, then of course it's cheaper to make a lot of small sensors, put them in cameras and just sell them for a cheaper price. Does a bigger sensor now mean that you get a better image? No, you don't get a better image, but you get a better image quality, sometimes better noise performance, and of course a great bokeh-licious look. And that's what sensor size is actually about. सेंसर साइज के हिसाब से मेरा जो इमेज क्वालिटी है वो डिफरेंट होगा, राइट? सो इनिशियली जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे एक नॉर्मल लेवल पे अगर फोटो क्लिक करना है, एक डिसेंट जिसको बेस लिया है, दैट इज कॉल्ड एज योर फुल फ्रेम, जो मुझे 36x24 फुल फ्रेम से अगर आप छोटा कोई लोगे तो दैट इज कॉल्ड एज हाफ सेंसर, जिसको हम लोग क्रॉप सेंसर बोलते हैं, APS-C, जिसमें आपका सेंसर साइज कितना रहेगा 23x14 ऐसा कुछ आता है, 23x14 मेगापिक्सल करके आता है, ठीक है, ये वाला। तो आपका ये 1.5 टाइम्स स्मॉल होता है एज कंपेरेटिवली आपका फुल फ्रेम। तो फुल फ्रेम अगर 1 है तो ये 1.5 टाइम्स उसका क्रॉप फैक्टर होगा। तो क्रॉप फैक्टर कैसे काम करता है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आ गया?